हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। आपने नोट किया होगा कि मेरे वीलॉग्स में मुस्तकिल पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का, बल्कि जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा इस रीजन पे आ गया है। उसकी वजह ये है कि ये तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एनालिस्ट लोग हैं, जो राइटर्स हैं, वो तो बहुत अरसे से कह रहे थे दिस इज़ एन एशियन सेंचुरी, बट उसको प्रूव करना लोगों को मुश्किल होता है। बिकॉज अगर पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली चीज़ें आपके आर्गुमेंट के साथ मैच ना कर रही हों तो लोग अक्सर उसे या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं या समझते हैं कि जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा। बट चीज़ें कई दफ़ा इतनी तेज़ी से ट्रांसपायर होती हैं कि वो स्टेट्स को भी समझ नहीं आती। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइल यूएस वाज फाइटिंग अ वॉर इन अफगानिस्तान, उस टाइम में अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको चाइना पीक पे ले गया। और वो एग्जैक्ट वो 30 इयर्स जब CIA और अलकायदा आपस में मुस्तकिल एंटेंगल्ड थे, मुस्तकिल इनकी एक कोल्ड वॉर चल रही थी, वन आफ्टर अनदर कोल्ड वॉर, लेट्स पुट इट दिस वे, के पहले सोवियत यूनियन के साथ वो मसला 90s में ख़त्म हुआ तो अलकायदा के साथ इंगेजमेंट शुरू हो गई। वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड, नथिंग इज इन आइसोलेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो आपने क्रिएट किया, जो आपने अफगान जिहाद के नाम पे वहाँ पर मिलिटेंट्स क्रिएट किए, जब वो ख़त्म हुआ, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ जिसमें आपने सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, तो वो मिलिटेंट्स ने किस तरफ जाना था? जाहिर है उनको आप इक्विप कर सकते हैं, आर्म कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके बाद डिसआर्म नहीं कर सकते। और वही हुआ, एक एक्सट्रीमिज़म की बुनियाद पे, एक रिलीजियस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे वो जो मिलिटेंट्स को खड़ा किया गया, वो बाद में खुद CIA पे ही अटैक करना शुरू हो गए। बिकॉज अगर वो सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को ये समझते थे कि ये इस्लाम के दुश्मन है और ये यहाँ पे आके कब्जा करना चाहते हैं और हम तो यहाँ शरीयत रखना चाहते हैं, तो वही अलकायदा बाद में CIA और US के पीछे भी आएगी, यूरोप के पीछे भी आएगी। अगर आपने उनको ये समझाया है या आपने उनको जो ह्यूब्रिस सेल किया वो ये था कि कम्युनिज्म से पूरी दुनिया को खतरा है, इस्लाम को भी खतरा है, डेमोक्रेसी को भी खतरा है। नाउ अब जो रिलीजियस सेंटिमेंट रखने वाले लोग हैं वो तो डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते, वो तो सिर्फ शरीयत को मानते हैं। सो इसलिए एक नई तरह की जंग शुरू हो गई और थ्रू आउट 90s CIA के ऊपर, US एम्बेसीज के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अटैक्स हुए और 9/11 वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। चाहे वो इनसाइड जॉब थी, चाहे वो वाकई अलकायदा ने किया था, लेकिन यूँ कहना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो उस वक्त ये डिसीजन हो चुका था कि अफगानिस्तान को इन्वेड करके तालिबान को टॉपल करना है, अलकायदा को डिसमेंटल करना है। While this was happening, 20 years की ये जंग, इंतहाई महंगी जंग, बूट्स ऑन द ग्राउंड, अपनी सरजमीन से बहुत दूर लड़ रहे थे सारे नेटो एलाइज। उस दौरान चाइना ग्रो कर रहा था एंड फाइनली जब इतनी महंगी वॉर का टोल जो है वो पे करना मुश्किल हो गया और उन्हें लगा यूजलेस वॉर है, जीत भी नहीं पा रहे मुस्तकिल, तो फिर 2017 और 18 में आई एक्सप्लेन्ड एट लेंथ इन माई प्रीवियस वीलॉग्स के क्वाड क्रिएट किया गया। क्वाड को तो खैर दोबारा से जिंदा किया गया, ऑकस क्रिएट किया गया। वाई? बिकॉज एकदम पता चला द न्यू थ्रेट इज चाइना। नाउ आइसोलेशनिस्ट एंड एक्सपेंशनिस्ट, ये दो विजन्स अगर आपके हों जिसमें सिर्फ आप समझते हो आपका डिसीजन मैटर करता है, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है। और US जब डिसाइड कर लेता है कि उसने किसी जगह को टारगेट करना है तो वो टारगेट हमेशा वॉर्स के जरिए से करता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स इज के रिपब्लिकन्स ज़्यादा सैंक्शंस में बिलीव करते हैं, ज़्यादा पुश करते हैं एट द इकोनॉमिक फ्रंट, और डेमोक्रेट्स तो खुल के जंगे करते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री यही ट्रैजेक्टरी रही है। सो ये सारी बैकग्राउंड मैंने इसलिए दी कि वाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग, इसी टाइम में साउथ एशिया में जो हम फेस कर रहे थे और सारे साउथ एशियन कंट्रीज फेस कर रहे थे वो इंडियन हेजेमनी थी। इंडियन हेजेमनी वाज टोटल डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेटेजिक एलाई स्टेटस ऑफ इंडिया विद US। और वी ऑल नो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा टफ टाइम था, यहाँ पे CPEC को सबटाज करने के लिए गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर आए और बहुत सारे ऐसे हालात भी क्रिएट किए गए बलूचिस्तान में जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऐसा ना हो सके। और इवेंचुअली आज जहाँ हम खड़े हैं when it comes to the Pak-US relations and the way Trump is treating India, वो बिल्कुल वैसा है जिस तरह हमें यूज़ करने के बाद या हमारी हेल्प लेने के बाद या हम एज अ कंट्री जो भी रोल प्ले करते रहे हैं, हर एक की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद जिस तरह हमें डिस्पोजेबल कंट्री की तरह साइड पे डाल दिया जाता था।
Probably वॉशिंगटन के क्वार्टर्स में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट आने के बाद ये नज़र आ रहा है कि इस रीजन को जो हमने बिल्कुल अबैंडन किया है अफ़गानिस्तान वॉर के बाद, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, बिकॉज हमने एक बड़ी ओपन बैटल फील्ड दे दी है टू चाइना यहाँ पर ग्रो करने के लिए। और भी ज़्यादा रियलाइजेशन ये इसलिए हुई बिकॉज इंडिया ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उसने करना था। अभी तक डी डॉलराइजेशन की बातें हो रही हैं और तेज़ी से ब्रिक्स उस तरफ जा रहा है। एससीओ भी कन्विंस्ड है कि हमें अपनी करेंसी में मज़ीद ट्रेड को आगे लेके जाना चाहिए और डॉलर की हेजमनी ख़त्म होनी चाहिए। ईरान जो है उसकी भी डायमेंशन चेंज हो गई है। ईरान इज़ नाउ मोर अलाइंड विद द रीजनल एक्टर्स, क्योंकि उसके ऊपर एक अटैक हो चुका है और उसे नज़र आ गया है, समझ आ गया है कि मोसाद और रॉ का जो नेक्सस है उसने क्या रोल प्ले किया है। ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखें और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो गई है, तो उसकी दो ही रीजंस हैं। वन, यहाँ से बहुत ज़्यादा इररेलेवेंस यूएस को सूट नहीं करती और टोटल यहाँ से निकल के चले जाना। बगराम एयर बेस का मैंने जिक्र किया था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच या लॉन्ग टर्म अप्रोच अमेरिकन की होती, जो कि नहीं है, तो वो यहाँ बेस ज़रूर रखते। सो यहाँ से जिस तरह इररेलेवेंट हुए हैं उसका अब एक ही तरीका है कि इंडिया ने तो वो रोल प्ले नहीं किया जो वो चाहते थे। किसी और कंट्री के साथ दोबारा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जाए, एंड दैट कंट्री हैपन्स टू बी पाकिस्तान आफ्टर द 4 days वॉर विद इंडिया। वाई? बिकॉज अगर वो पहले ही यहाँ पर कनेक्टिविटी और इंगेजमेंट और कोऑपरेशन का जो प्रोजेक्ट और एक कॉन्सेप्ट है पूरा चाइना का, जिसमें पाकिस्तान और चाइना उनको बहुत अलाइन नज़र आते थे, और उसी को जहन में रखते हुए उन्होंने गवादर को छोड़ के चाबहार को डेवलप करने की कोशिश की, हर चीज़ का ऑल्टरनेट बनाने की कोशिश की। उसके बाद उनको ये भी नज़र आ गया कि मिलिट्री बिल्टअप की बात हो, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म की बात हो, और इसके अलावा जितना मिलिट्री हार्डवेयर इंटीग्रेशन की बात हो, तो चाइना और पाकिस्तान तो वहाँ भी बहुत क्लोज हैं। सो दिस गोज़ फॉर अ परफेक्ट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, जिसको आप किसी भी कॉन्सेप्ट में देख लें, एनर्जी में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, ट्रेड में देख लें, गवादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स देख लें, सी पैक देख लें, कनेक्टिविटी देख लें, विजन देख लें, डेवलपमेंट का क्या है, बहुत रीजनल अप्रोच है, और उसके बाद वॉरफेयर भी देख लें। तो इतनी ज़्यादा जो डिफेंस स्ट्रैटेजी भी मैच करती हैं इन दोनों कंट्रीज़ की। तो दिस इज़ द रियलाइजेशन कि यूएस वांट्स टू स्टे रिलेवेंट इन दिस रीजन। इसके अलावा बलूचिस्तान का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है वो कोई आज एकदम सामने नहीं आया। ये बहुत पहले इस पे बात हो चुकी है। 2015 में भी एक दफ़ा बात हुई कि पाकिस्तान में बहुत रिजर्व्स मौजूद हैं। 2018 में भी बात हुई। ये याद रखें, ग्रीनलैंड की मैं मिसाल दूंगी यहाँ पे, जहाँ पे इमेंस पोटेंशियल है, और नेक्स्ट टू चाइना अगर कहीं पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा मौजूद हैं तो वो ग्रीनलैंड है। सो पैनामा उसके बाद आता है। इन दोनों को ख़रीदने की बात करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा के बहुत सारे ऐसे अनटैप्ड एरियाज हैं जहाँ पे बहुत रेयर अर्थ एंड मिनरल्स हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उनको कहते हैं कि हम आपको अपनी 51st स्टेट बना लेंगे। सो उनका जो कॉन्सेप्ट और अप्रोच है वो एनर्जी है। एनर्जी और साथ टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे कॉपर हो, चाहे लिथियम हो, जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इन सब तक एक्सेस होना इस बात की गारंटी होगा कि आप कैचअप कर सकेंगे चाइना को, जो कि अभी तक यूएस नहीं कर पा रहा। This is the whole background. And now you should read the tweets of Donald Trump and the developments. For example, ये जो 31st of July को एक announcement हुई, Pakistan says deal concluded with US on tariffs. Trump cites oil reserves agreement. Exactly क्या उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिखा और वो फिर ट्वीट भी हुआ कि we have just concluded a deal with the country of Pakistan whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows? Maybe they'll be selling oil to India someday. Now, he knows very well how well it works जब वो पाकिस्तान की सिर्फ तारीफ ही ना करें और पाकिस्तान को बहुत सारे ब्राउनी पॉइंट्स ही ना ऑफर करें, बल्कि साथ वो तंज भी करें इंडिया पे और इंडिया को भी टफ टाइम दें, तो हाउ वेल इट विल सिंक विद द पाकिस्तानीज. सो ही इज प्लेइंग विद द माइंड सेट, ही इज प्लेइंग विद द राइवलरी दैट एग्जिस्ट इन दिस
रीजन. ही इज़ प्लेइंग विद द इंडियन माइंडसेट कि मोदी गवर्नमेंट कितने प्रेशर में आएगी इस तरह की अनाउंसमेंट के बाद. सो आप इसके सारे टेंटिकल्स देखें तो एवरी काइंड ऑफ वॉरफेयर, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो वर्ड्स का हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बात हो, वो हर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा which was very insulting for Modi government. I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together. Calling India a dead economy. और हम 2000 ऑनवर्ड से क्या सुन रहे थे, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया. और मैंने उसके ऊपर जब काफ़ी वीलॉग्स किए, बिकॉज हर चीज़, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो, स्ट्रेटेजिक फोरम्स हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. आइसोलेशन में कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड हैपनिंग फॉर अ रीज़न. तो बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि शायद हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंडिया पे या हेट टूवर्ड्स इंडिया पे. ऐसा नहीं है. ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स हैव चेंज्ड. इंडिया ने जो रोल प्ले नहीं किया, इवन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज पिस्ड ऑफ. ये दिस इज द राइट वर्ड फॉर दैट. बिकॉज आपने क्वाड में बैठ के अगर ब्रिक्स में भी ताल्लुकात रखने थे, आपने एससीओ का हिस्सा भी रहना था, आपने ईरान के साथ भी ताल्लुकात रखने थे, आपने रशिया के साथ भी तेल खरीदते रहना था और उनका मिलिट्री हार्डवेयर लेते रहना था, तो फिर आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे हैं? आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन माई वीलॉग. सो people who think that this is India bashing, this is not India bashing, this is the reality at play. And unfortunately India की इस वक्त जो posturing है वो fail होती नजर आ रही है पूरी दुनिया को. Calling them dead economy, the president of the United States जो आपका इतना बड़ा partner था, ये बहुत बड़ा एक blow है to the foreign policy and economy of India, both. और मोदी गवर्नमेंट जो मुस्तकिल अवॉइड कर रही है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू सी द साइकोलॉजिकल एंगल ऑफ इट. आपको याद होगा मैंने सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के दौरे के मौके पे आपको बताया था कि कतर के जो अमीर हैं उनसे पूछा गया कि आपने तो बोइंग ही गिफ्ट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को, अब कोई और कंट्री इसको कैसे कैचअप करेगा? तो उन्होंने कहा था ही इज समवन हु वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग एंड अनलेस यू ट्रीट हिम लाइक अ किंग ही वॉन्ट लिसन टू यू. सो उन्होंने साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड किया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, कि उनको कैसे ट्रीट किया जाए. तो जब आप एक किंग की तरह ट्रीट होना चाहते हो और उनके सीज फायर को आप ओन ना करें, जबकि वो वाकई हुआ है, सारी दुनिया जानती है, और मुस्तकिल आप उसको ना सिर्फ ये कि मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ. सो मच सो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोला. उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल यानी पहलगाम अटैक से लेके मिड ऑफ मई तक तो हमारा कोई राब्ता ही नहीं हुआ किसी यूएस ऑफिशियल से. एवरीबडी नोज जेडी वैंस वॉज देयर व्हाइल पहलगाम हैपेंड. एवरीबडी नोज कि मार्को रूबियो कई दफ़ा कह चुके हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट मुस्तकिल राब्ते में है दोनों गवर्नमेंट्स के साथ, और मुस्तकिल पाकिस्तान कह रहा था कि येस देयर इज़ द बैक चैनल डिप्लोमेसी गोइंग ऑन, देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर इन्वॉल्व. और एंड में जब सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया तो पाकिस्तान ने उसको फौरन एंडोर्स किया, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू लाई अबाउट इट. जिसने सीज फायर कराया है, चाहे वो कोई भी होता, हो सकता है वो सऊदी अरेबिया होता, बट दिस हैपेंड. सो जब आप उसे ओन नहीं कर रहे, आप स्ट्रेटेजिकली प्ले नहीं कर पा रहे, आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ हेट टूवर्ड्स पाकिस्तान पे मुश्तमिल है, तो फिर ये कभी ना कभी तो बैकलैश करनी थी. बिकॉज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स में अगर आपने डिलीवर नहीं किया, मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि वो मिलिट्री बिल्टअप जो इंडिया को चाहता था यूएस कि वो चाइना के लिए करे, आप वो पाकिस्तान के लिए करते रहे हैं. और एग्जैक्टली यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में भी लिखी है कि अब आप फिर रशिया के साथ ट्रेड करें. आई डोंट केयर कि आपकी जो डेड इकोनॉमीज हैं वो किस डायरेक्शन में जाती हैं. और साथ उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कहा कि हम तो बहुत कम बिजनेस ऑलरेडी करते हैं विद इंडिया. देयर टैरिफ्स आर टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. लाइकवाइज रशिया एंड द यूएसए डू ऑलमोस्ट नो बिजनेस टुगेदर. लेट्स कीप इट दैट वे. और ही इज एंटरिंग अ वेरी डेंजरस टेरिटरी. ये उन्होंने जो कहा है, इसके बाद मोदी गवर्नमेंट का सर्वाइवल तो बहुत छोटी चीज़ है. इसके बाद इंडिया का कम बैक करना इज़ एन अपहिल टास्क एंड श्योरली वो जयशंकर तो नहीं कर सकेंगे, बिकॉज जिस स्ट्रैटेजी ने आपको फेल किया हो वही स्ट्रैटेजी चीज़ें रिकवर नहीं कर सकती.
इसके अलावा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया ने जो एक मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन किया था, नॉन अलाइन पॉलिसी, कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं बनेंगे, हम सबके साथ ताल्लुकात रखेंगे। इसके अलावा वो कहते थे हमारी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी हमारा स्ट्रेंथ है, हम सबके साथ ताल्लुकात रखेंगे। तो उसमें उन्होंने किस किस को नाराज़ किया? ब्रिक्स उन्हें ओन नहीं करता जिसका वो मेंबर है, बहुत नाराज़ हैं इस दफ़ा। अगले साल 2026 में तो होस्ट भी करना है इंडिया ने उस समिट को, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेट्रीमेंटल अगर तब तक अपने रवैये से इंडिया ने यह साबित ना किया कि वो सीरियस है इन रीजनल प्लेटफॉर्म्स में और उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बीच में बैठा हुआ। ब्रिक्स नाराज़ है, SCO नाराज़ है। इसके अलावा साउथ एशिया में कोई आपके साथ आपका एलाय कोई रह नहीं गया, किसी नेबर से आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। आपने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट बनाई, लेकिन दे हैव रियलाइज कि यू हैव स्टैब्ड देम इन देयर बैक्स। जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है इजरायली और इंडियन स्पाइज की वहाँ पे, जिन्होंने उनकी लीडरशिप को टारगेट किया है और बहुत उन्हें नुकसान पहुँचाया है अंदर से। इसी तरह पाकिस्तान के साथ तो राइवलरी है ही, फिर बांग्लादेश में हसीना वाजिद के ज़रिए से जो ऑपरेशन थी, जो रोल प्ले किया। इसी तरह चाइना के साथ तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं, कभी इंगेजमेंट की कोशिश नहीं की। सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इवन EU को, यूरोपियन यूनियन को नाराज़ किया यूक्रेन वॉर पे उनका साथ ना देके। तो दिस इज़ हाउ योर एम्बिगुअस, या जिसको आप स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी हैज़ वर्कड। और साइड्स लेनी पड़ती हैं, डेफिनेटली लेनी पड़ती हैं, आपने उसमें सिर्फ बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। तो इंडिया हैज़ फेल्ड टू डू दैट, इस वजह से इट इज़ इन प्रॉब्लम एंड दैट इज़ इवन मोर वरीसम फॉर अस बिकॉज अपने पोलिटिकल कैपिटल को सिक्योर करने के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो ऑलरेडी जो अपनी डिस्प्लेज और पोस्चरिंग से मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि या वो कोई और फॉल्स फ्लैग करेंगे, या वो एक के बाद दूसरा झूठ बोलते चले आ रहे हैं, वो मजीद बोलेंगे। और जब आप इस तरह की इरेटिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, तो उसका फॉल आउट ज़ाहिर है, पड़ता है सबसे पहले उसी मुल्क पे जिसके साथ आपकी मुस्तकिल जंग भी चल रही है, काफ़ी अरसे से टेंशन्स भी चल रही हैं, दैट इज़ पाकिस्तान। सो दिस इज़ द entire scenario how Donald Trump and his tariff war is affecting every single country in a different way. Now let's come to Pakistan's oil reserves. हम लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें सेलिब्रेट करने की आदत है। Exactly what is happening to India now, ये सब हमारे साथ हो चुका है। This is not the first time कि हम ऐसा देख रहे हों कि US अपने इंटरेस्ट के लिए कैसे कंट्रीज़ को यूज़ करता है और उसके बाद बिल्कुल वहाँ से क्योटिकली या निकल जाता है या डिसएंगेज हो जाता है। अगर किसी को US फॉरेन पॉलिसी को समझना हो तो उसको वो विजुअल्स देखने चाहिए जिसमें लोग जिन्होंने अफ़गानिस्तान में US ऑफिशियल्स के साथ मिल के काम किया, वहाँ पे एक सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में उनकी हेल्प की, वो जहाज़ से लटक के उनके साथ जाना चाह रहे थे बिकॉज उन्हें पता था कि इनके जाने के बाद हमारे साथ पीछे से तालिबान क्या सलूक करेंगे। और जिन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये तो अभी रिसेंट बात है, वो सैगॉन का एक इमेज देख लें। मैं वियतनाम वॉर की बात कर रही हूँ जिसमें से एग्जैक्टली इसी तरह इवैक्यूएट किया था रातों रात US ने, और पीछे अपने जो इनके सपोर्ट करने वाले वहाँ के लोकल्स थे उनको इसी तरह छोड़ के वहाँ से निकले थे। सो देयर इज़ अ ट्रेजेक्ट्री, देयर इज़ अ रियलिटी ऑफ US कि वो यूज़ करता है और आपको भूल जाता है। वाई? बिकॉज रिमेंबर उसकी पॉलिसी ही ये है, बिकॉज आई एम द ग्लोबल पावर, तो मैं जब चाहूँगा जिसको यूज़ करूँगा और जब चाहूँगा किसी को डिस्पोज करूँगा। सो व्हाट्स हैपनिंग टू इंडिया राइट नाउ शुड नॉट मेक यू वेरी हैप्पी, लेट मी बी वेरी क्लियर हेयर। हम इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप से 2017 में ये सुन चुके हैं कि पाकिस्तान हमें यूज़ करता रहा है, डबल रोल प्ले करता रहा है। सो येस, we do want very good relationships with US, but not at the cost of our national integrity, that is number one, and national security, number two, and number three, our regional allies. That's very important कि जिन countries ने, जैसे चाइना है जिनके साथ हमारी मैरीटाइम में, एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एनर्जी में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में इतनी, इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, इतनी वाइड पार्टनरशिप है। वी डोंट वांट टू ऑफेंड देम एंड वी डोंट वांट टू सेंड देम अ सिग्नल इवन कि हम किसी और तरफ देख रहे हैं या सोच रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस ऑप्टिमिज्म इज रिक्वायर्ड। और इस वक्त हमारी जो डिप्लोमेसी है दैट इज़ एट इट्स बेस्ट
अगर हमने ये सब कुछ कन्विंस करने में डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर भी लिया है, उनका भी इंटरेस्ट है, हमारा भी इंटरेस्ट है, तो व्हाई नॉट। बट इसको सिर्फ ये सोच के सेलिब्रेट करना जिस तरह हमने कोई वॉर विन कर ली है, विनिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रेसिडेंट आज होंगे, कल नहीं होंगे, आपने लॉन्ग टर्म स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स को लेके चलना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कहा जा रहा है कि ट्रेड टाइज हमारे विद यूएस इन क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की भी बात हो रही है, ये सब बहुत वाइड रेंज चीज़ें हैं। इसके लिए पाकिस्तान में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना हुआ, तो सबसे पहले वी नीड टू डू सम होमवर्क। इसका ग्राउंड वर्क तैयार करना पड़ेगा। वो कौन लोग होंगे जो इसको लीड करेंगे, वो कौन लोग होंगे जो इन ऑयल कंपनीज के साथ ड्राफ्ट करेंगे आपका एग्रीमेंट, उसमें लोकल्स को कितना हिस्सा मिलेगा, उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 50% शेयर ऑफ द प्रोविंसेस, वो कौन इंश्योर करेगा। इसके अलावा हमारे मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए, उन कंपनीज को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ये कौन इंश्योर करेगा। दिस इज़ वाई आई थिंक कि ये जो ख़बर हमें मिली, और ये ख़बर बिल्कुल उसी तरह हमारे पे ब्रेक हुई जिस तरह सीज़ फायर की खबर जो है वो इंडिया कहता है, उनकी अपोजिशन कहती है कि हमें तो डोनाल्ड ट्रंप से पता चला कि आपने सीज़ फायर एग्री कर लिया है। उसी तरह ये ऑयल रिजर्व्स का हमें पहले अपनी गवर्नमेंट से पता चलना चाहिए था, इसके ऊपर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। इट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट, ये ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है, इसमें मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। माइनिंग को इतना आसान काम नहीं होता, टेक्निकल लोग आपको बता सकते हैं कि कई दफ़ा 5 साल लग जाते हैं, कई दफ़ा 7 साल, कई दफ़ा 12 ईयर्स। उसके बाद भी अगर आप 12 जगहों पे एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो इतना डीप हो कि आप 10 सालों में किसी एक वेल को इस काबिल बना सकें कि वहाँ से कुछ निकल सके। सो ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, इट इज़ ऑलवेज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। यही वजह है कि ग्रीनलैंड को अभी तक कोई टैप नहीं कर पाया। उस सब को करने के लिए जितनी एक्सपेंसिव मशीनरी चाहिए, जितनी एक्सपर्ट कंपनीज चाहिए, कई कंट्रीज नहीं पसंद करते कि बाहर की ऐसी कंपनीज आके यहाँ बैठ जाएं जो कल को यहाँ पे हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना लें, या वो इतना बड़ा चंक ले जाएं कि हमारे लोकल्स को फ़ायदा ही ना हो। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें इंश्योर करना होगा। वाई आई से दिस? बिकॉज ऑलरेडी द सिचुएशन इन बलूचिस्तान इज़ कि कहा यही जाता है कि बलोचियों को उनका हक नहीं दिया जाता, जो कि फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात सही है। हमने वहाँ गवर्नेंस पे कभी फोकस नहीं की। उनके पॉलिटिकल राइट्स उनके सरदारों ने हाईजैक किए रखे हैं, और वहाँ पे या सरदार होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट होती है, इन दोनों का ही आपस में मैकेनिज्म चल रहा होता है रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट रही हो, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही हो, जरदारी साहब की गवर्नमेंट रही हो, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट रही हो, बलूचिस्तान में तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि वहाँ पे भी आप कोई डेवलपमेंट करें, गवर्नेंस का मॉडल इंश्योर करें। वहाँ पे ही इतनी आप लोगों को एंगेजमेंट दे दें एम्प्लॉयमेंट के लिए कि उनको ना आना पड़े कराची या लाहौर या दूसरी जगहों पे। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स आएँ तो यू टैप द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ दैट एरिया और लोकल्स को एम्पावर करें। दिस इज द की टू सक्सेस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। बिकॉज अगर आपने वहाँ पे उसी तरह कोई फुटप्रिंट्स आप दे देते हैं किसी ऐसी कंपनी को जो आपसे ऐसा ड्राफ्ट साइन कर लेती है, आप उसके साथ एक ऐसा मेमोरेंडम या एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जिसका 10 साल बाद पता चले कि सारा प्रॉफिट तो वो लोग ले गए और बाकी प्रॉफिट वहाँ के लोकल्स को जॉब्स मिलनी चाहिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज में एंड ऑल दैट, वो नहीं मिला तो दैट वुड बैकफायर। और एग्जैक्टली जो हमारा आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और वो यही कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है दैट प्रोविंसेस हैड 50% ओनरशिप ऑफ ऑल लैंड्स, मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू। इसके अलावा रज़ा रब्बानी जो है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा है कि द फेडरल गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ऑन द न्यू वेस्टर्न ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है, उसको बुलाया जाना चाहिए, हर चीज़ थ्रू प्रोसेस होनी चाहिए ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे और हम इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करें, लूज ना कर दें। आई विल सी यू टुमारो।